दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और आज हम देखेंगे एक और वैकेंसी आई है जिसमें गार्डन रेस शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड करके है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करती है। सो इस पर वैकेंसी आई हुई है, तो एक एक करके जानेंगे टोटल पोस्ट कितनी आई है, क्या क्या वैकेंसी में क्वालिफिकेशन मांग रखा है, आपका क्या पे स्केल रहेगा, इनिशियली आपका क्या रहेगा, ऐसा करके कुछ है। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे और कहाँ पे इसकी लोकेशन है, पेपर का आपका सिलेबस क्या रहेगा, किस तरह से आपके पेपर आएंगे और कौन कौन से ट्रेड्स पे कितने सीटें हैं, सारी कुछ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले गार्डन रेस जो है शिप बिल्डर का, इसका जो हेड ऑफिस है वो आपका रजिस्टर, जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो आपका कोलकाता में है ना। सो ये आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिस नोटिफिकेशन है 2025 का 5 का जुलाई का है ना। उसके बाद रिक्रूटमेंट ऑफ जर्नीमैन की है ये बेसिकली जो है वैकेंसी जर्नीमैन, ये बाकी डिटेल। सो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है वो 5 तारीख से स्टार्ट हो गया है ना। 5 जुलाई से लेकर 5 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक लास्ट डेट है ना। लास्ट डेट आपका 4 अगस्त है। इसमें देखते हैं तो ये क्या करती है, ये एक मैराथन कंपनी है और डिफेंस के जो शिप होते हैं वो निर्माण करने का काम करती है ना। जैसे नेवी का हो गया, तो नेवी के अंदर जितने भी शिप्स बनते हैं कुछ ना कुछ इनका भी बनता है। बाकी अब वैकेंसी डिटेल्स में देखते हैं तो वैकेंसी में आते हैं तो जर्नीमैन में आपका करेंट ऑपरेटर हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, ड्राइवर मटेरियल हैंडलिंग हो गया, जर्नीमैन का जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, फिटर हो गया, मशीनिस्ट हो गया। उसके बाद आपका मशीन ऑपरेटर का है, पाइप फिटर का है, रीगर का है, स्ट्रक्चरल फिटर का है, इस तरह से सबका है। तो यहाँ पे जैसे देखोगे तो आपका ये सबसे पहले वैकेंसी हो गया। वैकेंसी में ये सारे ट्रेड्स हैं, सारे जर्नीमैन में अलग अलग करके ट्रेड्स हैं। ये टोटल पोस्ट आएंगी, ये कैटेगरी वाइज पोस्ट हैं। फिर ये आपका क्वालिफिकेशन है। सो 10th के साथ आपका आई टी आई होना चाहिए और ITI या NTC बोल रखा है ना, जो भी आपको हो गवर्नमेंट से होना चाहिए। LCBT या SCBT होती है तो वो गवर्नमेंट से ही होती है ना। तो क्रेन ऑपरेटर की पोस्ट है 2 पोस्ट है, डीजल मैकेनिक की है 5 पोस्ट है ना। ये मटेरियल हैंडलिंग की पोस्ट है वो 3 है, एक बैकलॉग है। जर्नीमैन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की है वो 5 है, इलेक्ट्रीशियन की है 5 है, फिटर की जो है आपका 10 है, मशीनिस्ट का जो है 4 है ना। सबका वही चाहिए 10th पास और आपका विद NTC या NAC किसी की कोई सा भी हो चलेगा है ना। इसमें देखो एक चीज़ और लिख रखा है कि कौन कौन जर्नीमैन फिटर में कौन कौन एलिजिबल है। तो जर्नीमैन फिटर है, वेपन फिटर है, MMTM करके है, वो सारे एलिजिबल हैं। अब जैसे मशीनिस्ट में है तो मशीनिस्ट है, टर्नर है, ग्राइंडर है, वो सारे एलिजिबल हैं ना। इस तरह से आगे है आपका मशीन ऑपरेटर का है, तो मशीन ऑपरेटर में भी बंदे हैं। 4 सीट है, एक बैकलॉग है। पाइप फिटर में 6 सीट है, रीगर है 4 सीट है, स्ट्रक्चरल फिटर है 4 सीटें है ना। इस तरह से टोटल सीटें जो है आपकी 22 सीटें हैं, जिसमें से कैटेगरी वाइज कर रखा है। कैटेगरी वाइज जनरल की 20 सीटें हैं, SC की 12 है, ST की 2 हैं, OBC की 12 है, EWS की 6 है ना। उसमें से कुछ रिजर्व कैटेगरी की है 3 सीटें जो हैं, PWD की है ना। एक्सेप्ट बोल रखा है क्रेन ऑपरेटर में नहीं जाएगा, रीगर में नहीं जाएगा और ड्राइवर मटेरियल हैंडलिंग में भी नहीं जाएगा। PWD जो कैंडिडेट है बाकी दूसरे जगह पे चले जाएंगे। बाकी ये दे रखा है STAC क्या होता है उसका फुल फॉर्म दे रखा है ना। जो OH हैं PWD के उनका भी दे रखा है। बाकी इसमें देखते हैं नोट्स में दे रखा है कि द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट issuance of mark sheet shall be demanded the date of acquiring the qualification 3 shall be no relaxation है। तो आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो पहले का होना चाहिए, ये नहीं कि अभी फॉर्म निकला है और आज कल पास हुए हो और आपने फॉर्म भर दिया। मतलब बाद में आप ये पास हो रहे हो फॉर्म भरने के बाद, पहले ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाना चाहिए। कट ऑफ डेट भी रहता है इसमें, तो कट ऑफ डेट देखता हूँ दिया वो होगा तो है। इसमें दूसरा पॉइंट है कैंडिडेट प्रोसेसिंग हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच एज ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर इन फिलोसफी इक्विवेलेंट हायर प्रोफेशनल। हाँ, तो आपके पास यदि ITI से ऐसा नहीं है कि आपके पास हायर क्वालिफिकेशन होता है, तो हायर क्वालिफिकेशन है भी तो आप एलिजिबल नहीं हो है ना। उस चीज़ को नहीं तो
हायर क्वालिफिकेशन जहाँ दिखाओगे आप रिजेक्ट हो गए। आपने यदि पढ़ाई भी कर रखी होगी तो चीज़ों के ऐसा उनके लिए तो है नहीं। सो ये आपके ITI बेस पे ही है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं ITI के बाद डिप्लोमा भी करते हैं और वो कॉपी लगाते हैं, तो आप रिजेक्ट हो जाओगे उस जगह पे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है ना। थर्ड नंबर जो है आपका, द नंबर ऑफ वैकेंसी में भी इंक्रीज डिक्रीज, मतलब डिवाइड डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट एंड रिजर्वेशन गाइडलाइन विल बी फॉलोड। तो जो वैकेंसी आई है 52 वैकेंसी आई है, वो घट भी सकती है, वो बढ़ भी सकती है ना। वो जो आपका गार्डन रिच है, शिप बिल्डर, ये अपने पास वो सुरक्षित रखती है इस चीज़ का कि बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। इस तरह हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। आपकी ड्यूटीज़ दे रखी है, ड्यूटीज़ क्या रहेगी, जर्नीमैन का जो ड्यूटीज़ रहेगा उसके बारे लिख रखा है ना। तो जो पहले तो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट इन GRSE है ना, शुड बी मैनर फिटिंग एज ए मेंबर ऑफ डिफेंस PSU एंड एन एक्टिविटी लिस्ट ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग जर्नी। तो यहाँ से ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या आती है, तो ये आपका ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपका जनरलमैन का है, उसमें आपका क्रेन ऑपरेटर का है, ये आपका ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मैं डाल दूंगा, टेक्निकल स्टडी पॉइंट है टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हो, है ना। सीटें बता दी। फिर उसके बाद ये है डीजल मैकेनिक का पूरा काम का है, क्या रहेगा, ये सारे डीजल मैकेनिक के हैं। फिर उसके बाद ये ड्राइवर का है, मटेरियल हैंडलिंग का जो है वो फोर्कलिफ्ट वगैरह चलाने का है, लोडिंग अनलोडिंग करने का रहेगा। इलेक्ट्रिक मैकेनिक हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक उसका काम है रीड स्केच सैंपल वगैरह, ड्राइंग्स, इंस्ट्रक्शंस, ये सारे के वेपन्स के हैं, है ना। उसके बाद है इलेक्ट्रीशियन का है, तो इलेक्ट्रीशियन के लिए दे रखा है ये सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फिटर का है, वो फिटर का आपका ये सारे हैं। उसके बाद फिटर का बहुत ज़्यादा है ना। उसके बाद है मशीनिस्ट का ये सारे हैं। तो ये सारा अपलोड कर दूंगा मैं, वहाँ से आप कर सकते हो। और ये मशीन ऑपरेटर का है, उसमें दे रखा है ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, क्या काम करना है आपको। जैसे मशीनिस्ट है तो उसको CNC पे काम करना पड़ेगा। लेथ का है, मैनुअल हैंडलिंग, अप्रोच 20 kg मटेरियल इक्विपमेंट एक्वा आउटसाइड इनसाइड, ऐसा कुछ है ना। ये देखो इस पर ना और ज़्यादा है, इसमें 34 टोटल दे रखी है जो मशीनिस्ट है उस पर। पाइप फिटर है, पाइप फिटर का ज़्यादातर पाइप में ही काम रहेगा, पाइप फिटिंग वगैरह का। ये आपका रीगर का है ना, रीगर का ये सारा वर्क है। स्ट्रक्चरल फिटर का है, ये सारा काम है ना। अब इसमें आते हैं तो एज लिमिट काउंट कर रखा है। एज का जो है आपका मैक्सिमम एज जो है 26 तक है। उसके बाद कैटेगरी के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC हो तो 3 साल का, ST/SC हो तो 5 साल का, PWD कैंडिडेट हो तो 10 साल का जनरल कैंडिडेट को। बाकी कैटेगरी के हिसाब से यही चीज़ फिर दोबारा लगा देना। एज काउंटिंग करी जा रही है 1/7/2025 तक, है ना। एक सर्विसमैन के लिए 6 साल से कम सर्विस नहीं होना चाहिए, 3 साल का भी होना चाहिए, 3 साल तक एक। उसके बाद आते हैं एज रिलैक्सेशन में 3 साल का ट्रेड अप्रेंटिस जो है, वहाँ पे जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखा है GRSE से, उनको 3 साल का छूट मिल रहा है ना। मिनिमम एज का दे रखा है, इसमें कटअप का है तो 56 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे जिनका एक सर्विस में ऐसे सारा का दे रखा है, जिन्होंने जॉब कर रहा है ना उनके लिए है, तो 56 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए। स्टाइपेंड है, अदर बेनिफिट्स ड्यूरिंग जर्नी में। तो स्टाइपेंड जो मिलेगा आपका 2 साल तक आपका ट्रेनिंग है, तो उसमें फर्स्ट ईयर जो है 24 साल है, 24 महीने 24,000 पर मंथ है। दूसरे साल आपका 26,000 है। उसके बाद जो है आपका लेवल 2 में आपका सैलरी कर दिया जाएगा, है ना। PF ESI कंसोलिडेटेड अमाउंट सब मिलेगा उस टाइम पे। फर्स्ट एड फैसिलिटी मिलेगी। और जब आपका ट्रेनिंग का दे रखा है, ट्रेनिंग एंड मल्टी स्किल्ड ड्यूरिंग जर्नीमैनशिप पीरियड, जब आपका ट्रेनिंग रहेगा और मल्टी स्किल्ड वाला जब काम रहेगा उस टाइम पे, इन ऑर्डर टू मल्टी स्किल्ड वाला रहेगा, जिसमें ट्रेनिंग पीरियड 2 साल का है। इसमें आपको अलग अलग तरह के काम में दिखाया जाएगा क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे परफॉर्मेंस इंडिविजुअल जर्नीमैन फाउंड टू बी अनसैटिस्फैक्टरी। यदि आपका काम जो है वो कम सही उतना बढ़िया नहीं पाया गया तो उस केस में आपको अवॉर्ड करा जाएगा। बाकी ऐसे होता नहीं है, वो बस पेपर ही है, बहुत रेयरली होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम ही नहीं करोगे बोल के, है ना। अब जॉब्सम में आते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको लेनी है, तो ये आपको 19,900 से लेके आपको 69,650 रुपया, जब आपका
आप परमानेंट हो जाओगे तब आपका SSK में लगोगे, सेमी स्किल्ड में लगोगे और आपका ग्रेड पे रहेगा 19,900 से 69,650 के बीच में। हर साल का 3% इंक्रीमेंट मिलेगा। साथ ही इसमें आपको मिलेगा बेसिक पे जो आपको 19,900, इस पे इंडस्ट्रियल DA होता है, DA डेयरनेस अलाउंस होता है। फिर आप यदि घर नहीं लेते हो तो आपको HRA मिलेगा, अलाउंसेस जैसे CPF हो गया, ग्रेजुएटी हो गया, EDC, वो सारी चीज़ें मिल जाएगी, है ना। एक साल का जो है आपका प्रोबेशन रहेगा, 1 साल का प्रोबेशन, बाकी 1 साल का आपका 1 साल ट्रेनिंग और है, 2 साल का टोटल है ना। जब हो जाओगे SSK हो जाओगे फिर आपका 1 साल का प्रोबेशन है, मतलब 2 साल ट्रेनिंग है, फिर उसके बाद फाइनल हो जाओगे, फिर आपका 1 साल का प्रोबेशन है। उसके बाद आप फिर जाके, ऐसा नहीं है कि प्रोबेशन में आपको पैसा नहीं मिलेगा, पैसा आपको फुल मिलेगा, इस बेसिक पे ही मिलेगा। D में आते हैं तो यहाँ लिखा है कंप्लीशन प्रोबेशन एक्सटेंड प्रोबेशन पीरियड दे में भी कन्फर्म इन द। हाँ, यदि आपका वहाँ पे कुछ गलत मिस्टेक होता है, इधर उधर के पेपरबाजी हो जाती है ना, तो उसमें प्रोबेशन को बढ़ाया जा सकता है। बाकी ऐसे जनरली होता नहीं है, 1 साल के अंदर ही हो जाता है। रिजर्वेशन में आते हैं तो ये आपका रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज दे रखा है ना, उसके लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। 40% जो है आपका ये आपका ST SC OBC सारे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के जो SDM लेवल या फिर उनके हिसाब से SDM DC से ही बना हुआ होना चाहिए। और PWD कैंडिडेट है, 40% से कम आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, है ना। सिलेक्शन प्रोसेस दे रखा है, तो सिलेक्शन प्रोसेस है लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन आर रिसीव कंपनी शॉर्ट लिस्ट बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर क्वालिफिकेशन मार्क्स, है ना। इसमें है फॉर हैविंग NSE ओनली marks score in AITT under ATS examination leading to NSE will be considered, and from consider NTC only having both NSE and NTC marks scored in AITT under, अच्छा ऐसे will be considered। उसके बाद देखते हैं तो रिटर्न जो आपका टेस्ट होगा और फॉलोड बाय द फिजिकल टेस्ट हो जाएगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगा। इसमें दे रखा है आपका रीगर का और क्रेन ऑपरेटर का होगा, है ना। रिटर्न टेस्ट में आपका है पेन पेपर और विद टेस्ट OMR शीट विल बी हेल्ड इन कोलकाता एंड रांची। तो आपका पेपर जो है कोलकाता और रांची में होगा, ठीक है। OMR बेस्ड होगा, नोट कोई भी TA नहीं दिया जाएगा इस केस में। पार्ट 1 जो आपका होगा वो 80 नंबर का होगा, जो आपका पूरा ट्रेड से रहेगा, है ना। और पार्ट 2 जो है 20 नंबर का है, वो आपका मैथ, रीजनिंग, जनरल नॉलेज रहेगा। टोटल आपका जो है रिटर्न 2 घंटे का टाइम है। इसमें क्वेश्चन पेपर टाइम मल्टीपल चॉइस रहेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 50% मिनिमम लेके आना है जनरल के लिए। बाकी कैटेगरी के हिसाब से दे रखा है, तो आपका 45% दे रखा है आपका ST SC OBC का, 40% दे रखा है आपका PWD कैंडिडेट। मतलब 50 नंबर लाने ही लाने हैं, मान के चलो आप। जो आपका ये आपका क्वेश्चन जो रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, है ना। प्रैक्टिकल टेस्ट उसके बाद होगा, जो जिनका प्रैक्टिकल है उनका प्रैक्टिकल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर मेडिकल हो जाएगा। जो भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे उनका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर फिर मेडिकल हो जाएगा। फिर उसके बाद फाइनली ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा, है ना। एप्लीकेशन का प्रोसीजर दे रखा है, तो एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है ये आपका है HTTP या फिर इससे भी कर सकते हैं, वेबसाइट है ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये मैं देखता हूँ, डाल दूंगा आपका कमेंट में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप सीधा कर सकते हो। नहीं तो आप मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो वहाँ से सीधा आप एप्लीकेशन खोल के कर सकते हो, है ना। हाँ, अब इसमें क्या है, प्लीज़ नोट दैट कैंडिडेट ऑफ द कैंडिडेट लेवल टू कैंसल टू द नोट रिलेटेड मोर देन एप्लीकेशन सेम पोस्ट हो चाहिए। एक से ज़्यादा नहीं करना है ना, जो GRSS के लिए कोई भी एलिजिबल ये नहीं है बोल के, है ना। ये आपका अच्छा फॉर्म आपका जो है ना ऑनलाइन करने के बाद आपको ये भेजना है। इसको ऑनलाइन करने के बाद सारा प्रिंट आउट लेने के बाद इसको जो है सेल्फ अटेस्टेड करके सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके इसको भेजना है यहाँ पे। पोस्ट बॉक्स नंबर जो है लोधी गार्डन न्यू दिल्ली करके है, इस एड्रेस पे भेजना है ना। ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे इसको भेजना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद है ईमेल आईडी का दे रखा है। किसी ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हो तो आपको, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा वहाँ से, है ना।
पोस्टर के लिए आपका नहीं होना चाहिए, इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। GRSE है ना, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड हो जाएगा। गलत है तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। कैसे अप्लाई करना है उसके लिए आपको दे रखा है www.grse.in पे, तो वहाँ से मिल जाएगा। बाकी आप कर लो। एप्लीकेशन फ़ी जो लगेगा आपका 472 रुपया लगेगा, है ना। ST SC PWD के लिए कोई भी आपका फ़ी नहीं है। ये OBC जनरल और EWS के लिए ही लगने का है। इसके द्वारा ही पेमेंट आपका होगा। फ़ी थ्रू पेमेंट गेटवे है ना, इसमें आपका आएगा, उसी के द्वारा करा जाएगा। अदर पेमेंट किसी भी तरह से एलिजिबल नहीं है ना। जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखा है बाकी ये। GRSE के जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, किसी भी जो इसका लोकेशन रहेगा वहाँ पे भी आपको शिफ्ट करा जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप कोलकाता में या फिर कहीं पर रहोगे। इसके जहाँ जहाँ यूनिट्स होंगे वहाँ पे भी आर्टिस्ट ट्रांसफ़र होते हैं ना, उस तरह से हो जाएगा। बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। इसमें क्या है, किसी भी प्रकार का ध्यान रखना है आपका, कहीं केस वेस नहीं होना चाहिए, है ना। ये डेट जो पहले बता रखा था 5 जुलाई से स्टार्ट है, 4 अगस्त को लास्ट डेट है। 11 अगस्त तक जो है लास्ट भेजने का पहुंचना चाहिए आपका। ऑर्डिनरी पोस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने स्पीड पोस्ट कर दिया। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, ऑर्डिनरी पोस्ट होना चाहिए। उसमें 5 रुपये का या ऐसे 2 रुपये का ऐसे कुछ लगता है टिकट, वैसे 5 रुपये का टिकट ऐसे करके जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्पीड पोस्ट कर दिए। बल्कि अब जो है रिटन टेस्ट का वो आपको बाद में बताया जाएगा कब होगा। और रिटन टेस्ट जो होगा कोलकाता और रांची में होगा, और वो आपको एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा तो उसमें पता चल जाएगा ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्रैक्टिकल जो होगा वो आपका डेट बताया रहेगा और उसमें दिया रहेगा कहाँ पे होना है, उसी में रहेगा, है ना। तो बस ये इस वीडियो में इतना ही है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ये PDF जो है आपका टेक्निकल स्टडी पॉइंट्स टेलीग्राम में चैनल है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, है ना। धन्यवाद। जय हिंद।